वायरल हो रहा था, वो म्यूजिक नहीं था उसका, कोई किसी ने ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया कि उन्होंने जब तक वो दिव्य कुमार जो ढेर सारी फिल्मों में गा चुके करके, और उसमें ये डेटेड एक तरह से गाना था कि 22 जनवरी को ही वो करे और डालने थे। तो 3 स्टैंजा मैंने उन्हें और रात को 12 बजे तक लौट। नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग अमर पर। आज जो हमारे साथ शख्सियत है उनका थोड़ा सा आपसे परिचय करा देता हूं। वैसे तो बहुत नाउन चेहरा है, मेरे साथ है विष्णु सर। और सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू। एक बार हम लोग पहले भी कोशिश कर रहे थे, हो नहीं पाया था। मैंने सोचा कि भाई बार बार नहीं होना चाहिए, इस बार हो जाना चाहिए। अच्छा सर, मैंने मतलब आपका जो गाना, आपने जो गाना लिखा 22 जनवरी के अवसर पर को देखते हुए, और उस गाने की इतनी धूम मची देश भर में। इवन वो गाना इतना पॉपुलर हुआ कि बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक जी ने उस गाने को कंपोज किया। और कैसे ये विचार आया कि आपको इस गाने को लिखना चाहिए? ये मेरा लिखने का कोई प्लान नहीं था, वो एक्सीडेंटल सॉन्ग है बेसिकली। अनु मलिक पुराने दोस्त हैं, और एक गाना जो था वो वायरल हो रहा था 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी अयोध्या में, तो उसको लेके वायरल हो रहा था। वो म्यूजिक नहीं था उसका, कोई किसी ने ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया था। और वो गाने के बोलते कि रघुवर जी की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, एक तरह से सबको चलना है। वो उस तरह की कुछ लाइनें थी। तो एक मेरे मित्र हैं, वो चाह रहे थे कि इस गाने को अगर कोई अच्छा बॉलीवुड का कोई म्यूजिक कंपोजर अगर इसको रिकॉर्ड कर दे तो बहुत धूम मच जाएगी, मतलब उसका नाम हो जाएगा। और वो चाह रहे थे कि उन्हें पता था अनु मलिक जी मेरे मित्र हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूं। तो मैंने अनु मलिक जी को केवल सजेस्ट किया था कि अगर आप ये कर देंगे तो आपका बड़ा नाम हो जाएगा उस तरह से। और उन्होंने वो हाथों हाथ में आइडिया लपक लिया। और अभी हम सोच ही रहे थे कि उसका खर्चा कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, स्पॉन्सर ढूंढे क्या, ये सारी चीजें। अनु मलिक जी ने तो कह दिया था मैं नहीं लूंगा राम के नाम पे। तो अचानक क्या हुआ कि उन्होंने जब तक वो दिव्य कुमार जो ढेर सारी फिल्मों में गा चुके हैं, वो करके अपने स्टूडियो में वो रिकॉर्ड कर लिया। जो पैसा लगना था वो खुद दे दिया अनु मलिक जी ने। जैसे कोरस वालों को देना होता है, मिक्सर वालों को देना होता है, स्टूडियो का, और जो भी आप वो बजट होता है। और वो धुन बना के हमें भेज दी और बोले कि ये धुन और इस तरह से गाना वो आ रहा है। तो सुना हमने। फिर वो अचानक क्या हुआ, जिन मित्र ने मुझसे कहा था उनके पिताजी की डेथ हो गई। अब वो एक तरह से उनको ना फोन कर सकते थे क्योंकि एक ही दिन पहले हुआ था, कुछ नहीं कर सकते थे। मैं घर से निकल रहा था, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाना था एक कार्यक्रम में, और अपनी गाड़ी से निकल रहा था तो अनु मलिक जी का फोन आया घर से निकलते यहीं से कि विष्णु जी दिक्कत हो गई है, गाने का राइटर का नाम चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, कॉपीराइट इशू होता है। जी म्यूजिक रिलीज कर रहा था। तो मैंने उनको कहा अनु जी मैंने आपको पहले बता दिया था कि गाने के राइटर का नाम नहीं पता है। तो नहीं, अब पता करिए, बिना उसके ये गाना हमारी सारी मेहनत सारा पैसा बर्बाद। तो फिर मैंने पता किया, आरएसएस के कुछ लोग जो परिचित थे उनको सबको फोन किया, चंपत राय जी के यहाँ फोन किया और पता करने की कोशिश की कि कौन है। ये पता चल पाया कि केरल से कहीं से गाना है, लेकिन उसके राइटर का ना तो कोई इंटरव्यू था मीडिया में, ना कुछ पता था, ना गायक के बारे में कुछ मालूम था। तो अब एक तरह से फंस गया मसला कि क्या करें क्या ना करें। तो मैंने अनु मलिक जी को कहा कि मुझे 10-15-20 मिनट दीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। मैंने वो गाड़ी जो है वैशाली मेट्रो स्टेशन में लगाई और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सोच रहा था क्या कह रहा था। मुझे एक लाइन दिमाग में आ गई थी। वो लाइन दिमाग में आ गई थी कि राम विराजेंगे वहां पर और इसका सबको इंतजार है, और ये एक महायज्ञ है, इसमें सबकी आहुति थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, हर गांव से हर गली से होना चाहिए। मैंने क्या किया, मोबाइल के जो नोटपैड होता है उस पे वो लाइनें फिर लिखनी शुरू की। ऐसे 4 स्टैंजा मैंने, और जो मूल लाइनें थी बेसिकली वो सब करके, और उसमें ये डेटेड एक तरह से गाना था कि 22 जनवरी को ही वो करे, और जो राम भक्तों का एक आंदोलन चला है वो सारी चीजें उसमें आ जाए। और मैंने वो राजीव चौक पे उतरते ही उनको व्हाट्सएप कर दिया गाना। फिर मैंने अगली मेट्रो लेके वहां चला गया। अगला स्टेशन है पटेल चौक, वहां पास में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहां मैं पहुंचा हूँ। और थोड़ी देर 10 मिनट मैंने दोस्तों से मिला हूँ, तो उतनी देर में अनु मलिक का आधे घंटे में फोन आ गया। कुल मिला के जब भेजा उसके आधे घंटे बाद कि ये आइडिया, मैंने लिख दिया था कि अब आपके पास यही रास्ता है
कि उस गाने को रिप्लेस कर दीजिए, धुन वही रहने दीजिए, दोबारा रिकॉर्ड कराइए, क्योंकि ये कॉपीराइट इशू आना है। अच्छा, अनु मलिक जी ने ये भी कहा था मैं आपका नाम डाल रहा हूँ उस गाने में। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, दूसरे के गाने में नाम नहीं ले सकता। बोले नहीं, मैं तो फंस जाऊंगा। उन्होंने तो पैनिक क्रिएट कर दिया था। तो मैंने उन्हें ये लाइन दी और वो बड़े खुश हुए। बोले कि हम यही करते हैं, वो गाने को हटा ही देते हैं, चक्कर खत्म। बोले उसी धुन पे आपने लिखा है, रिक्रिएट। और उन्होंने कहा मुझसे कि 3-4 स्टैंजा, कुछ नाम, कुछ और वर्ड डालने थे। तो 3 स्टैंजा मैंने उन्हें, और रात को 12 बजे तक लौट के, यहाँ 10:30 तक लौट के आया, भेज दिया। इस तरह से क्या हुआ कि फिर मैं भूल गया। अच्छा, उस वक्त कहीं भी ये नहीं था कि मेरा नाम, मुझे गाना या कुछ करना है। उस वक्त ये था कि मेरी बात खराब हो रही है, अनु मलिक कहेंगे कि ये बात तुमने फंसा दिया मुझे, उनका इतना पैसा भी खर्च हो गया, समय भी खर्च हो गया, और भाई बड़े आदमी है। शायद 1:30 या 2 बजे उनका व्हाट्सएप आया, और फिर फोन आया कि देखिए आपको गाना भेज दिया। तो उन्होंने सुबह ही सुबह सिंगर को बुलाया, दोबारा कहीं जाना था उन्हें, सुबह सुबह बुला के वो रिकॉर्ड किया नया वाला गाना, तो भेज दिया। वो गाना फिर आ गया मार्केट में आया और इतनी धूम मच गया। वो जी म्यूजिक का होना भी, अनु मलिक का होना भी एक बात है। और लोग कह रहे हैं कि वर्डिंग्स उसके हिसाब से 22 जनवरी के हिसाब से ठीक है। 22 जनवरी के हिसाब से ठीक। अच्छा सर, आपने तो मीडिया में भी काम किया है एज अ लेखक। आप, जाहिर सी बात है, मीडिया में रिसर्चर, मीडिया में लिखने पढ़ने का ज्यादा काम होता है। और आपकी एक बुक आई थी बीच में फिलहाल, जो कि बहुत चर्चा का केंद्र बनी, इंदिरा फाइल्स। देखिए, बुक मेरी 1-2 नहीं है, मतलब चौथी बुक थी एक तरह से देखा जाए तो। एक बच्चों की भी थी। सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए एक एनिमेशन फिल्म थी, ये तो बात 2005 के आसपास की है। मेरे एक दोस्त ने बनाई थी, बच्चों के लिए बनाई थी। और 3 इडियट जब आई थी उसके बाद एक फिल्म बनाई थी, 4th इडियट। और 4th इडियट थी बेसिकली, 4th इडियट कौन था? जो चतुर बना था उसमें। ओके, ठीक है, उनसे हमने टाई अप किया था। उन्होंने कहा बच्चों के लिए फिल्म बन रही है, तो उन्होंने बहुत मामूली पैसे पे अपना ऑडियो और अपना करेक्टर, एनिमेटेड करेक्टर था उनका, जो सूत्रधार के तौर पर रहता है, उसके लिए 2 गाने और डायलॉग्स मैंने लिखे थे। उसके बाद चैनल्स में काम करता रहा, अलग चैनल्स में, न्यूज़ 24, इंडिया न्यूज, ये सब करता रहा। लेकिन E24 की स्थापना में आपका हाथ है। E24 के लिए मैं बॉम्बे भेजा गया था 2 साल, वो करके आया। तो एंटरटेनमेंट की दुनिया से बना हुआ था, पॉलिटिकल भी और एंटरटेनमेंट। हिस्ट्री से मैं एमफिल हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, तो हिस्ट्री मेरी छूटती नहीं कभी। और यहाँ आके पहली बार न्यूज रूम में पता चला कि लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, जो हिस्ट्री एक्चुअली है वो उन्हें पता नहीं होती। पहले तो गलत पढ़ाई गई है सारी हिस्ट्री जी, पता नहीं होती। तो फिर मुझे हिस्ट्री प्रेम दोबारा जगा। तो पहले मैंने एक किताब लिखी थी, वो ब्लॉग थे, दरअसल फिल्म आई थी या कहीं ना कहीं फिल्म का कनेक्शन होता है, बाजीराव मस्तानी। और मुझे लगा उस फिल्म को देख के कि बाजीराव जो है, जो उन्होंने रोमांटिक किरदार दिखाया, वो बाजीराव एक्चुअली बहुत बड़ा योद्धा था। जो एक युद्ध नहीं हारा था 40 में से, हर 6 महीने पे युद्ध लड़ता था। 40 साल की एज तक तो उनकी डेथ ही हो गई थी। वो इतना महान योद्धा था कि उनकी जो एक वो होती थी तकनीक, जिसे बोलते थे ब्लिट्ज क्रिक, मतलब विद्युत की तेजी से अटैक करना, कहीं अटैक करना, उसको ज्यादा दिखाया ही नहीं है फिल्म में, पता ही नहीं है। उसका जो माउंट गुमरी होता था, जो मित्र सेनाओं का सेनापति वर्ल्ड वॉर में, उसने अपनी किताब लिखी है, दुनिया के बेस्ट जो जंग शामिल किए, उनमें एक इसको भी लिया। ये टेक्निक जो थी बाजीराव की, उस पर लिखा है। लेकिन हमारे इंडिया में किसी को पता नहीं, उसे तो बस मस्तानी का आशिक बना दिया। तो मैंने एक ब्लॉग लिखा, ये वो बाजीराव नहीं है। वो ब्लॉग मैं था न्यूज़ 24 में, मैंने अपने पर्सनल ब्लॉग पे लिखा, आईबीएन ने वहां से उठा लिया। आईबीएन 7 का, जो उस वक्त 7 था, वो टीवी 18 हो गया जी। उस ब्लॉग ने, मतलब हम लोग गुजरात छुट्टी पे गए थे, उस ब्लॉग को लिखने के बाद 4-5 दिन बाद लौटे तो 40,000 से ऊपर शेयर हो चुका था उस समय। अच्छा, लाखों में गया वो, बहुत लोगों ने पढ़ा था। फिर मेरी ब्लॉग लिखने की, अलग अलग गुमनाम नायकों के ऊपर ब्लॉग लिखने की आदत पड़ गई। लिखता रहा, एक दिन मुझे लगा यार तो बहुत हो गया, किताब में छप जानी चाहिए। तो एक गुमनाम नायकों की गौरवशाली गाथाएं करके प्रभात प्रकाशन से छपी। दूसरी थी, मैं फैक्ट चेक पे लगातार हिस्ट्री के दूर कर रहा था, तो एक इतिहास के 50 वायरल सच किताब आई। एक बच्चों पे प्रकाशक की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि सर्जिकल स्ट्राइक समझ सके बच्चे क्या है, वो उस पे एक आओ बच्चों तुम्हें सुनाए सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी, बच्चों की किताब थी। चौथी किताब ये थी, जो इसका भी सूत्रधार बेसिकली टीवी था। इंदिरा गांधी के 100 साल हुए थे, मतलब उनको 100वीं जयंती पे हमने एक सीरीज की थी 100 कहानियों की, 100 अनसुनी कहानियों की, वो की थी इंडिया न्यूज के लिए, इन खबर के लिए।
और मुझे लगा कि उसमें तो हमने सब तरह की स्टोरीज ली थी, लेकिन मुझे लगा कि इंदिरा गांधी को आप जितना पढ़ रहे हैं ना, आप जैसे लौ महिला समझते हैं, मैच था उनका पूरा। जो उन्होंने 3-4 बड़े काम किए वो हमने बताए भाई, वो तो जी सबको मालूम है। बांग्लादेश अलग किया उन्होंने, न्यूक्लियर वाला वो किया, सिक्किम का विलय किया, ऐसे 4-5 चीजें थी जो उनकी हाईलाइट जो की गई। हाईलाइट थी उनके जीवन में थी, हाईलाइट भी की गई। हाईलाइट उसके की गई। पीछे की कहानी लोगों को बहुत सारी नहीं पता थी, इतना मैस हो गया था उस वक्त। चाइना इतना आगे बढ़ गया उनके काल में, एक चैप्टर यही है पूरा। तो वो इंदिरा फाइल्स, इसीलिए मैं उठा दीजिए, मैं दिखा भी देता हूँ, हालांकि इंग्लिश वाली भी है। एक मिनट, थोड़ा सा दूर है, मैं गिर ना हो जाऊं। गया? हाँ, हो गया। ये दर्शकों को बताता हूँ, वो हिंदी वाली जो किताब है, और ये है। और अभी हम ये इतनी ज्यादा चली है, अमेजन की रैंकिंग में रही है पॉलिटिकल जो किताबें थी, कि मेरे प्रकाशक ने खुद उसका इंग्लिश वर्जन, कभी आप बुक फेयर में जाएंगे या कहीं भी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो ये किताब इंग्लिश में अवेलेबल है। और बाकी की 2 किताबें जो हैं, एक बच्चों वाली छोड़ के, ये दोनों हैं, इसके बैक पे छपी हुई हैं। तो इसमें क्या है, मेरे किताब लिखने का तरीका अलग है थोड़ा। आपके पास समय नहीं है, रुचि भी नहीं होती कि इतनी बड़ी बड़ी किताबों नहीं में नहीं, घुस मैं जाए। पढ़ ही रहा था अभी। आप नहीं, आम आम लोगों के लिए मैं हाँ किताब में आम आदमी का हिस्टोरियन बनना हाँ चाहता हूँ। मुझे लगता है कि फैक्ट चेक भी जो मैं करता हूँ, हिस्ट्री की, इसमें 50 फैक्ट चेक है जो मैंने किताब दिखाई। आम आदमी को ये फुर्सत नहीं है कि वो ज्यादा टाइम दे सके इन किताबों में, इनके गुण। तो उनको कैसे 5-6 पेज में एक चैप्टर, एक टॉपिक क्लियर हो जाए। ये सारी किताबें जो मेरी हैं, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है चैप्टर कोई भी। आप कहीं ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हो, किताब आपके पास रखी है, आपके पास किंडल में, मोबाइल में पड़ी है, और आपको लगा कि एक चैप्टर मुझे पढ़ने के लिए 10 मिनट है मेरे पास, तो मैं एक चैप्टर कोई सा जो आपने ऊपर विषय सूची देखी और एक चैप्टर पढ़ लिया। सारी किताबें मेरी ऐसी हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं है। इंदिरा गांधी पे 50 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर कोई भ्रष्टाचार पे, कोई इकोनॉमी पे है, कोई अलग अलग संजय टॉपिक गांधी पे। पे है, हाँ, कोई इमरजेंसी पे है, इस तरह से 50। मतलब आपने एक हर टॉपिक को एक बुक बिल्कुल, में। और मैं दावा करता हूँ कि उन्हें इतनी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी लोगों को, कि वो वाकई उन्हें लगेगा कि कुछ पता चला। मतलब आप ये नहीं रहता कि एक होता है ना राइटर कि एक टॉपिक को इस बुक में और एक टॉपिक को उस बुक में छाप दिया। आपने नहीं, व्यक्ति को टॉपिक बनाया और उसके जितने भी कार्य थे एक ही बुक में लिख दिए। वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि विषय ही है, व्यक्ति के ऊपर तो पूरी किताब है, अगर मान लो इंदिरा गांधी वाली है तो। फिर अलग अलग विषय हैं, शिमला अलग अलग समझौता, हाँ। इमरजेंसी, संजय गांधी, और कैसे उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया, कैसे न्यायपालिका के साथ गलत किया, ऐसी सब सारी चीजें अलग अलग। अच्छा सर, आप तो एक फैक्ट चेक भी करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैक्ट चेक कर दिया हो, फिर जिसके बारे में चेक किया हो उसका कभी कॉल आया हो आपका नंबर कहीं से निकाल के धमकाने के लिए? ये हाँ, एक बार हुआ। एक कोई मैं उसका नाम भूल गया हूँ, कोई डॉन था। नाम ना ही लीजिए दोनों तो फिर। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली का। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क पड़ जाएगा। हम किस लिए, दिल्ली का कोई, जैसे कई सारे नाम चलते हैं ना, उन्हीं में से एक डॉन था, और बंद था वो तिहाड़ के अंदर। अच्छा। और हमने कोई फैक्ट चेक किया था कि कैसे उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, कैसे वो पार्टी कर रहा है या कुछ कर रहा है, अच्छा अच्छा, और हाँ मैं कैसे समझ वो गया कर पा रहा है। तो हम वो फैक्ट चेक में हम ये ध्यान रखते हैं कि हम कहीं से, जैसे इंदिरा गांधी पे भी लिखा है तो रेफरेंसेस देते हैं, तो रेफरेंसेस दिया वो तो लीगल नोटिस उनके वकील ने भेजा। अच्छा। कि आपने ये गलत कर दिया। तो हमने उन्हें रेफरेंसेस के साथ वो सारी चीजें बता दी। वकील का फोन आया तो उसको ढंग से समझा दिया। मैंने कहा देखो, अभी तक तो हमने उसको निशाने पर नहीं लिया, फिर हम उसको ढंग से निशाने पर लेंगे, अभी तक तो उसको सेफ ही छोड़ा हमने, बस फैक्ट चेक किया। लेकिन अगर ये चीजें और है हमारे पास, कुछ चीजें और थी जो हमने नहीं की थी, बोलो अब आप अगर कुछ और करोगे तो हम ये चीजें और हाँ बता देंगे। तो फिर वो उसने शांति से सॉरी सॉरी बोलते हुए वापस लिया। मतलब आप लोग तो फिर भी करेक्ट करके बात कर लिए, हमें कॉल आ जाए तो हम तो छुप जाएंगे। नहीं, वो आप जिस सिस्टम में काम करते हो ना, धीरे धीरे अपनी ताकत, इन्फॉर्मेशन इज पावर। हाँ, आपको मालूम है ना किसी आदमी से कैसे निपटना है। अच्छा सर, ये तो बात हुई अभी की, मतलब प्रेजेंट की और थोड़ा पास्ट की। अर्लियर देश की बात शुरू की जाए अगर हम, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं उल्टा कर गया आज टॉपिक, क्योंकि इंटरेस्टिंग आपकी पर्सनैलिटी है, आपने जो लिखा है उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब मैं बात करना चाहता हूँ आपके स्कूल डेज की, 9th 10th से स्टार्ट होती एक व्यक्ति की जर्नी, वो समय की जर्नी कैसी थी आपकी?
देखिए, हम लोग कस्बे में पैदा हुए थे, अलीगढ़ के पास हमारा एक कस्बा है, हम्म, छोटा-सा असली। और वाक़ई में वहाँ कुछ पता नहीं होता था। हम्म, मतलब एक प्राइवेट स्कूल, आप सोचो, हँसी आएगी कि जिन पंडित जी ने मेरी शादी कराई, हम्म, जो हमारे मंदिर के पुजारी थे, हम्म, मतलब हमारा एक मंदिर है जिनके वो पुजारी हैं। हम्म, हम लोग मंदिर से बस पूजा करने कोई जाते हैं, घर वाले कोई चले गए तो चले गए, नहीं ज़मीन हमने दान दी हुई है, मंदिर बना हुआ लोगों के चंदे से। हम्म, एक पंडित जी मोहल्ले के थे, वो डबल एमए थे, हमें इंग्लिश से थे। वो अपना एक स्कूल भी चलाते थे साथ में। हम्म, और मतलब मेरी शादी भी उन्होंने कराई यहाँ के दिल्ली में। अच्छा, अभी नहीं है वो। और हमारे स्कूल के हेडमास्टर भी वही थे। अच्छा, तो मोहल्ले में स्कूल चलता था, कैसे पढ़ते होंगे बच्चे आप सोचिए। हम्म, वहाँ तक तो बस ये पता था कि इन बच्चों में मैं ब्रिलियंट हूँ, ये लगता था। हम्म, और पहली बार जब वहाँ का एक अच्छा कॉलेज है, हम्म, जैन परिवार है वहाँ का, उन्होंने बड़ा अच्छा स्कूल बनवाया वहाँ पे, जो हम सब लोग मानते हैं, हमें टीचर अच्छे मिले। वहाँ 6 में एडमिशन होना ही बड़ी बात थी। हम्म, तो एक इकलौती कॉलेज था, तो खैर हो गया। वही क्या फिर तब है। पता चल लगा कि क्लास में आप 1, 2, 3 रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 तक आप रहते हैं, मतलब आप ठीक-ठीक बच्चों में हैं। पहली बार ये लगा कि हम में टैलेंट है। वो यूनेस्को एक कॉम्पिटिशन कराता है जीके का, हम्म, तो उससे सब बच्चे भाग लेते थे, हर साल होता था। हम शायद 2 बच्चे थे पूरे जिले से जो पहली बार शायद सेलेक्ट हुए, मतलब पास हो गए। पासिंग मार्क्स, एक सर्टिफिकेट मिला यूनेस्को का। तब से जीके का थोड़ा-सा लगाव है कि हमें जीके में मतलब अपनी और दुरुस्त करनी चाहिए। तो पढ़ने-लिखने का बहुत शौक था। पढ़ना-लिखना मतलब आपको चाट पे कुछ खा रहे हैं, कागज़ मिला, हम्म, आपने चाट फेंकी, कागज़ पढ़ने लग गए। हम्म, नंदन, चंपक ये सब मिली। नंदन पढ़ने का बड़ा शौक था, चंपक पढ़ने का बड़ा शौक था, लोटपोट पढ़ने का बड़ा शौक था। कॉमिक्स का मैं क्लब चलाता था बचपन में अपने घर पे। अच्छा, मतलब कॉमिक्स खरीद लाए और फिर किराए पे उठा रहे हैं, उन्हीं से उनका खर्चा निकाल रहे हैं। हम्म, तो मेरे पास कम से कम 2000 कॉमिक्स होती थी। तो मेरा बड़ा वो चार्म था कि यार ये मैंने एक बार नंदन के जयप्रकाश भारती संपादक हुआ करते थे, चाचा जयप्रकाश भारती। ₹2.5 की नंदन थी। अगली बार अगले महीने से 5 की हो गई। मैं रियली इमोशनल हर्ट हुआ। मैंने पहली बार पत्र लिखा उनको कि चाचा ये बड़ा गलती आपने की। हम्म, 2.5 से 3 कर देते, 3.5 कर देते, 5 बच्चों के बारे में सोचिए। हम्म, तो तब आइडिया नहीं था कि संपादक की कोई औकात नहीं होती, मालिक तय करते हैं। हाँ, लेकिन लिख दिया इमोशनली। अब जो फर्क पड़ा हो मुझे नहीं मालूम। लेकिन कॉमिक्स ने हमारे जीवन में बड़ा रोल प्ले किया। हम्म, तो लिखना पढ़ना आया। फिर मैं जब दिल्ली आया तो अमर उजाला में नौकरी लगी। हम्म, और अमर उजाला मुझे टीम पेज दे दिया गया। स्कूल और धीरे कॉलेज धीरे वहीं से हुआ। यूथ कैरियर, और वो हाँ उसके बाद मैं ही बता रहा हूँ, यहाँ मैं कॉमिक्स का रोल बता रहा हूँ पहले आपको। हाँ, अच्छा, तो क्योंकि लिखना पढ़ना, पत्रकार भी हम वैसे ही बने। हम्म, तो क्या हुआ कि तो मेरा यूथ का एक पेज मिला, टीन प्लस पता नहीं कुछ नाम था, हम्म, अमर उजाला में। तो मेरा पहला था कि मैं कॉमिक्स का शायद पहला दूसरा आर्टिकल ये हुआ कि मैं सबसे पहले मैंने ढूंढा कि चाचा चौधरी वाले प्राण कहाँ रहते हैं। वो नारायणा में रहते थे, वो बिल्कुल उसी इलाके में रहते थे। मैंने पूरा एक कवर स्टोरी हाफ पेज की थी। और फिर गया मैं अनुपम सिन्हा जी के पास, जो नागराज और ध्रुव बनाते थे। खैर हम्म, दोनों से मेरे अच्छे रिश्ते हो गए, प्राण तो चले गए, लेकिन नागराज वाले और सुपर कमांडो ध्रुव वाले, अनुपम सिन्हा जी और संजय गुप्ता जी, इनसे आज भी मेरे अच्छे संबंध है। घरेलू रिश्ते हो गए हैं एक तरह से, हम्म, वो कॉमिक्स की वजह से। और लिखते पढ़ते सारी चीजें। तो स्कूल कॉलेज में क्या था, हम छात्र राजनीति में रहे। तो हम्म, अपने जो इवेंट कराते थे, तो वो हिम्मत जो है वहां से आई। क्योंकि हमारी एक आवाज पे आज भी, हम ये न्यूज रूम में कोई आम लड़का खड़ा नहीं हो सकता। आपको नॉलेजेबल होना चाहिए और वैसे भी ताकतवर होना चाहिए। क्योंकि आप न्यूज रूम में आज एक आम लड़का जब जाता है ना, हम्म, तो कोई भी छोटे मोटे छुटभैये, उनके सब गैंग बने हुए हैं, वहां भी एक गैंग वॉर सी चलती है हम्म, कि उनके हैं, इसको डाउन कर दो, इसको कर दो, हम सब ने हमने सब कुछ झेला है। इंटरनल हाँ, तो पॉलिटिक्स। वह मजबूती से इसलिए खड़े हो पाए कि हम छात्र राजनीति में रहे थे। हमें मालूम है कि हमारे यहाँ से लेके कलकत्ता तक और सब कहाँ, यहाँ पूरे इलाके में कितने दोस्त हैं, एक हम्म, नाम में लड़के आ जाएंगे। प्लस हमारी इन्फॉर्मेशन की जो पावर है, हमने बहुत गेन की। तो वो हमारे सामने बोल नहीं पाते थे जनरली, क्योंकि हम पहले से एमफिल और फिर नेट क्वालिफाई किया वहीं पढ़ते पढ़ते। हम्म, तो हिस्ट्री में और पॉलिटिक्स और हिस्ट्री सब जुड़े हुए हैं। तो इस चीज से हम बच पाए कि हमने हम हमें किसी ने ठेला नहीं। हम्म, न्यूज रूम में बड़ी बेइज्जती करते हैं लोगों की, मैंने ये देखा है। लेकिन वो मेरे साथ इसलिए नहीं हो पाता था। लेकिन हाँ, कैरियर का नुकसान इस चक्कर में हुआ। तो वो होता है बहुत एक बड़ा वो है। नॉलेज जिस बच्चे से मिलता हूँ, कहता हूँ नॉलेज अपनी मजबूत करो, कनेक्शंस बढ़ाओ। हम्म, कनेक्शन तो रिलेशन से बढ़ता है। हम्म, आप बनाने से नहीं बना सकते, आपका व्यवहार कैसा है उससे बनेगा। और बिल्कुल। आपकी नॉलेज कैसी है उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अच्छा सर, जो आज की एंकरिंग है या मीडिया इंडस्ट्री है, आप भी आजकल फॉलो करते ही हैं मीडिया को। जो आज का यूथ है, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं,
आपको भी लगता होगा कहीं न कहीं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आज की मीडिया इंडस्ट्री में है? नहीं, वो लगता है वो दरअसल देखिए अपवाद तो सब जगह होते हैं। हुँ, बहुत अच्छे बच्चे तो कभी भी निकल आ सकते हैं। हुँ। उनका कोई नहीं सारे बच्चों को अगर एक ही लाइन में ठेल दो नहीं, नहीं जैसे पुरानी बिल्कुल, पीढ़ियों की बिल्कुल। आदत होती है कि किसी को कुछ नहीं आता। हुँ, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे बच्चे पढ़ के भी आते हैं। लेकिन मोस्टली तो वैसे ही हैं जैसे सब आते हैं। हुँ, तो उस ज़माने में हम भी मैं ही थोड़ा अलग था जो ढंग से वो आया था। लेकिन कुछ एक दोस्त हमारे थे जैसे एक की राइट हिंदी में बड़ी अच्छी पकड़ थी, हुँ, अभी आज तक में है। हुँ, एक की टेक्नोलॉजी पे अच्छी पकड़ थी, वो हुँ, भी आज तक में ही है अभी भी। हुँ, तो उनके अपने-अपने फ़ील्ड थे। हुँ, हमारे मेरा फ़ील्ड ये था कि मेरी नॉलेज और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी थी और वो समझ ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन मुझे उन लोगों ने ज़बरदस्ती एंटरटेनमेंट में डाला। अब मैंने घटिया से घटिया काम भी अच्छे से किया। तो ध्यान आया कि जूम के जस्ट पीछे करने वाला चैनल उस वक़्त हमने लॉन्च किया जाके। तो काम बुरे से बुरा भी मिलता था, मुझे हम अच्छे तरीके से करते थे। जो भी मिले, जैसा ही मिले। वीडियो में गए तो वीडियो भी बनाया। आज भी वो कोई एंकर इंडिया न्यूज़ में 3 साल, साढ़े 3 साल छोड़े हुए कि मेरे वीडियो को पीछे कर पाए। हुँ, हालाँकि वो टॉप में नंबर 2 है, लेकिन किसी जनरल न्यूज़ एंकर के वीडियो से उसे केले का एक फ़ायदे वाला वीडियो ऊपर आ गया अभी। हुँ, लेकिन नॉर्मली वो अभी भी टॉप 10 में 2 अभी भी मेरे वीडियो हैं साढ़े 3 साल बाद। हुँ, तो ये हमें समझ नॉलेज से ही आती है कि आप कैसे उसका यूज़ करते हो, लोगों की उत्सुकता को कैसे शांत करते हो और लोगों को उत्सुक बनाते हो अपनी हुँ, चीज़ के लिए, तो वो लोग देखते हुँ। हैं। अच्छा सर कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो व्यक्ति नॉलेज रखता हो, उसका कहीं न कहीं उसे एडवांटेज तो मिलता ही है, पर हुँ। डिसएडवांटेज भी बहुत मिलता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? दोनों चीज़ें ये हो सकती हैं, कई बार ईगो क्लैशेज़ होते हैं, हाँ, वो तो होते ही हैं, हुँ, लोगों को लगता है, लेकिन क्योंकि नॉलेज का फ़ायदा ही ज़्यादा होता है। ये क्योंकि नहीं हो सकता कि उसका नहीं फ़ायदा हो। क्योंकि कई बार होता है ना कि ईगो क्लैश भी हो जाए तो करियर पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। हाँ, आप वो होता है, हमने सब झेला है, वो सारी चीज़ें होती हैं। 8 साल मेरी एक बार पूरी सैलरी नहीं बढ़ी थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पूरा 8 साल मैं वो सब चीज़ें बोलता नहीं हूँ कभी, तो वो होता यहाँ है। तो लोगों के 1 साल ना बढ़े तो दूसरे साल हाँ, बगावत पे आ जाते हैं। क्योंकि मैं कहता ही नहीं था किसी से, हुँ, कहता ही नहीं था पूरा 8 साल हुआ ऐसा, तो वो होता है। अब वो आपका भी स्वाभिमान होता है कि आप हुँ। कहोगे नहीं, तो सारी चीज़ें होती हैं। सब झेलना पड़ता है लाइफ में बहुत कुछ होता है। अच्छा सर मेरे को एक हुँ, मतलब एज़ अ आप राइटर हैं, हुँ। एक बुक लिखने में या एक गीत लिखने में कितना मतलब कितना आपका टाइम जाता है, कितनी रिसर्च देखो जाती ये कोई चीज़ क्या होती है कि इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल इसलिए है मैं बता रहा हूँ, है? कि हर चीज़ आपके पुराने नॉलेज से डिपेंड करती है। हुँ, आप जब भी कोई काम करते हो तो जैसे कंप्यूटर पे होता है ना कि आपने कंप्यूटर हैंग हो रहा है, आपने 4-5 कमांड और दे जब तक वो उन कमांड्स को ले नहीं लेगा, तब तक वो नॉर्मल नहीं होगा। हुँ, पहले वो कमांड सारी मानेगा, तो वो कलेक्ट होती जाती है। आपकी मेमोरी में हर चीज़ कलेक्ट हो रही है। हुँ, जी। आप इस मेरे इलाके में आए, तो आपने एक इलाका देख लिया, हुँ, तो वो कलेक्ट हो गया। कल को कब काम आई ये चीज़ वो पता नहीं है। तो गाना भी अगर गाना को मैंने इसलिए लिख डाला इतनी जल्दी, क्यों लिख डाला? क्योंकि मुझे वो सारे इवेंट्स पता हैं, अयोध्या से जुड़े। मुझे पता है अयोध्या आंदोलन में लोगों को क्या चाहिए और वो गाने में क्या चाहिए। ये मुझे इतने साल के एक्सपीरियंस में अंदाज़ है। रही बात इतने दिन से फ़िल्मों में काम कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, गानों के रिव्यू, फ़िल्मों के रिव्यू, तो मुझे अंदाज़ है कि जो धुन आ गई है मेरे पास, उसमें क्या-क्या आना चाहिए, राम भक्तों को किसमें मज़ा आएगा। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपकी इनर क्वालिटी है। जी। वो इनर क्वालिटी ढेर सारे एक्सपीरियंस से आती है। रही बात किताब की तो मैंने बताया कि हमने 2017 में वो बनाया हम इंदिरा गांधी के वीडियो का जैसे या ब्लॉग्स वाली किताब थी तो ब्लॉग्स इकट्ठे हो रहे थे। हुँ, तो ऐसे ही वो इंदिरा गांधी पे एक मेरा पूरा क्लैरिटी थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसे क्रिटिकल वे में लिखूँ, कंट्रोवर्सी साइड से लिखूँ, तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, किताब आ रही है तो किताब को लोग सीरियस लेते हैं। तो इंदिरा गांधी जैसे ओवर एक्सपोज़ टॉपिक पे किताब आप लिख रहे हो, तो हर पत्रकार क्योंकि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, नए लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, नए पत्रकारों के लिए। हुँ, तो मैंने दावे के साथ कहा कि आपको 500 नई चीज़ें पता चलेंगी, आप कितने भी दिन से न्यूज़ रूम में हो सकता है कि राजदीप सरदेसाई को 200 नहीं पता चला है, कई हुँ। बार वो भूल जाते हैं। लेकिन वो एक कलेक्शन ऐसा होगा, जिसको आप और ब्रॉड कर सकते हो। उसके 50 चैप्टर ऐसे हैं कि हर चैप्टर पे पीएचडी कर सकते हो। अच्छा सर मैं भी एक छोटी-सी किताब लिखना शुरू किया है। मतलब मैंने मतलब आधा मतलब एक पन्ने तक लिख लिया है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मैं लिखना चाह रहा हूँ आपके पास देखिए पहली ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप जिसको बताने जा रहे हैं, जो चीज़ किसी को मान लो हुँ, मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ, हुँ, वो उनको उत्सुक
कैसे हो वो, जी। मतलब उन्हें ये क्यों लगे कि आप हाँ। नया चीज लेके आए हो, आपने जी। एक पेज मेरी किताब को पढ़ा, आपको लगा कि बड़ा काम किया, काम किया। तो बस। अगर आप कविता लिख मैं रहे लेके हो, जाऊंगा इसको। कविता नहीं मैं आपको दूंगा ही, हाँ। कविता आप लिख रहे हैं हम्म। तो उसको लगेगा हाँ इस लाइन में यार क्या इसने ट्विस्ट दिया है, हम्म। अंदर से दिल को छू गई। हम्म। ये तो एक क्वालिटी है जो समय के साथ डेवलप होती है। हम्म। इसको आप ये सोचो कि हर आदमी सोचे कि एक मेरे परिचित मिले थे मेरे टाउन में, यार मुझे भी आर्टिकल लिखने हैं, ये करना है, हम बहुत लिखते थे तब। मैंने कहा अच्छा बताओ कौन से टॉपिक पे लिखना चाहते हो, दहेज प्रथा पे लिखना है, तो अब बताइए कौन दहेज प्रथा पे पढ़ना चाह रहा है। तो नहीं पता होना चाहिए पब्लिक की समझ क्या है, पब्लिक को जब भी मैं लिखता हूँ कोई भी आर्टिकल, तब से लिख रहा हूँ मैं सालों से, हजारों आर्टिकल लिखे मैंने, और या जब भी तो मुझे लगता है कि कुछ, अब जैसे कल ही था मैंने एक रील बनाई, बहुत दोस्त मेरे कहते हैं कि बताते रहो, लोग चुरा लेते हैं जनरली। तो मोदी जी ने बोला कि नेहरू जी ने एक इंडियंस को आलसी बोला था लाल किले के भाषण में। जी। तो मैंने लाल किले के भाषण पे एक बार पूरा नेहरू जी का इकट्ठा किया था, तो मुझे पता था कि वो क्या क्या और गलती करते थे, तो मैंने अपनी रील में बताया कि वो गांधी जी के अलावा किसी महापुरुष का नाम नॉर्मली लेते नहीं थे, एक दो बार लिया तो कब कब लिया। मैंने बताया कब उन्होंने केवल आलसी नहीं बोला था, जाहिल भी बोला था, बल्कि वो नौकरी मांगता था तो कहते थे कि कहाँ है हमारे पास नौकरी, ये सरकारी ऑफिस में आपको ऐसे ही बैठा लें फालतू, काम करो कुछ जाके, बिजनेस करो, नौकरी क्या करोगे, जगह ही नहीं है हमारे पास बैठाने के लिए आपके पास। ये चीजें आज वो तब बोल देते होंगे, तब मीडिया तक इतना पहुंचती नहीं थी या लोगों तक नहीं पहुंचती नॉर्मल थी। था वहाँ के आज हाँ। आज ये चीजें हो गई, अच्छा नेहरू ऐसे बोलते थे, तो वो वाली चीजें, तो वो चीजें मैंने कुछ बताई तो लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले को इंटरेस्टिंग क्या लगेगा, ये समझ जिस दिन पैदा हो जाएगी उस दिन आप बहुत बढ़िया लेखक और वो जो भी है ओरेटर लेखक जो भी है बन जाओ। अच्छा सर, अभी करंट सिनेरियो की बात करी जाए तो करंट सिनेरियो में एक बहुत विवाद चल रहा है, फाइनेंस कंपनी का या फिनटेक कंपनी का कहा जाए, पेटीएम। पेटीएम। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? पेटीएम का ओनर मेरे पड़ोसी है, हमारे होम टाउन के पास का। अच्छा। हाँ, बहुत ही 10-15 किलोमीटर का फर्क है। नहीं वो विवाद वैसा नहीं है मेरे ख्याल से, उसका जनरल पेटीएम जो यूजर है, जो क्या लगता है आपको, पेटीएम पेमेंट बैंक जो उसकी सुविधा है एक अलग से? पेमेंट बैंक डिफरेंट चीज है, हाँ। और वो ऐप डिफरेंट चीज है हाँ। जिसके थ्रू वो हो रहा है। ऐप। हाँ वो लेके आया था कि भाई सीधा सीधा फॉर्मूला था कि लोग कैशलेस यूज हाँ। करें, तो पेटीएम ने उस वक्त बड़ा काम किया इंडिया के लिए, कैशलेस इकोनॉमी बनाने में हेल्प की। लेकिन उसमें उसका फायदा था कि जो वॉलेट में पैसा पड़ा रहता था वो अरबों में होता था, उसका वो कुछ भी यूज करता होगा, जो भी करता होगा, जैसे आज पार्क प्लस ऐप करता है, लोगों का पैसा 100-100 रुपए भी पड़ा रहता है अरबों हो जाता है। तो अब वो पेमेंट बैंक जो है उनका कुछ चल रहा है अभी, आरबीआई ने उसके ऊपर लगाया है, अब मेरे ख्याल से अभी वो मिला है कुछ एफएम से, मिला है आरबीआई के लोगों से, मिला है विजय शेखर शर्मा, वो कह रहा है कि नहीं ऐसा हमने कुछ नहीं किया, कुछ तो कमियां होंगी, आरबीआई ऐसे नहीं करता। तो पेमेंट बैंक डिफरेंट चीज है, उस ऐप से उसका कोई लेना देना, मतलब कंपनी एक ही है, कंपनी एक ही, पर ऐप के अंदर ही इन बिल्ट है ना वो, इसलिए। नहीं पेमेंट बैंक का कुछ अलग सिस्टम है, वो अलग सिस्टम जो भी होगा, मतलब उसके डे टू डे के जो हम कर रहे हैं पेटीएम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। उससे तो लेकिन अगर उन्होंने कुछ वहां किए तो आरबीआई करता है, तो वो करेंगे धीरे, अब आने दीजिए। अब आपको क्या लगता है इस चीज से आम जनता जो को फर्क पड़ेगा? जो अभी आम जनता में कितना वो पेमेंट बैंक हुआ मुझे जानकारी नहीं है, मुझे ये तो पता था कि वो जो पेमेंट करते हैं, मैं पेटीएम कभी नहीं लेता, मैंने गूगल पे ले रखा है, वो मेरी सीधे बैंक अकाउंट से कमता है, मुझे वॉलेट सिस्टम समझ में नहीं आता, वॉलेट का ही हमारे मिसयूज करता है, मिसयूज ये करता है कि 100 रुपए मिनिमम में डलवाए, तो वो उस पैसे का फायदा उठाता है, अरबों रुपया उनके पास रहता है हमारा हमेशा, हमें लगता है कि 100 रुपया क्या है, 100 करके कितने हो जाता है, तो मैंने कभी पेटीएम नहीं दिया, गूगल पे लिया, वो डायरेक्ट अकाउंट से करता है। एक्चुअली मैं पेटीएम पेमेंट बैंक का यूजर हूँ। हाँ मुझे जानकारी नहीं। तो उसमें इंटरेस्ट आता है, अगर आप पैसा रखेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक में तो पेटीएम वाले इंटरेस्ट देते हैं आपको। तो मैं अब वही सोच रहा था कि पेटीएम का गलती से कोई, क्योंकि नहीं वो जल्दी कुछ सुलझ जाएगा मसला मेरे ख्याल से, जितना अच्छा, क्योंकि वो ऐसी कंपनी नहीं है कि भागने वाली, वो कुछ चालाकियां कर रहे होंगे छोटी मोटी पैसे कमाने के लिए, बिजनेस मैन तो करेगा। बिजनेस में करते हैं। अच्छा सर, आपके साथ सेशन बहुत अच्छा रहा, और मैं मतलब आपकी जर्नी इतनी बड़ी है ना कि अगर हम ये सेशन पूरे दिन भी करेंगे, और आपके पास जो नॉलेज है, मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। तो मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपके से क्या सवाल पूछूं आपकी नॉलेज को लेकर, क्योंकि मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, या मैं कहूँ नहीं नहीं
तो मैं इस सेशन को यहीं बंद करना चाहता हूँ, नहीं क्योंकि नहीं बहुत लंबा हो आपने गया। हाँ आपने अपना कीमती समय दिया, मैं इसका बहुत बड़ा आभारी हूँ। Thank तो मित्रों, ये सर जो है विष्णु शर्मा सर, पहले तो भगवान का ही नाम है सर आप पे, भगवान की कृपा है आप पे। थर्सडे को पैदा हुआ था, इसलिए मेरी दादी ने नाम रख दिया। अच्छा, फिर भी बहुत सोच समझ के ही रखा होगा, जाहिर सी बात है। कोई नहीं, दादी क्या सोचेंगी, दादी ने तो बस थर्सडे सोचा, रख दिया। तो आने वाले समय में और भी नए नए मेहमान हमारे चैनल पे आते रहेंगे, और इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपना बेस्ट पास। और इंदिरा फाइल्स जो बुक है, ये तो मैं लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए बेस्ट चीज है। और आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। अगर आपको इस चैनल की सारी वीडियो देखनी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर